हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट की, जो कि सब्जेक्ट रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज, यानी कि दिव्यांगता को समझना। इसमें हम लोगों ने लगभग सभी दिव्यांगताओं को समझ लिया है। अब हम बात करेंगे इसमें बधिरांधता की और बहुदिव्यांगता की, जिसमें आप ये टॉपिक आज पढ़ेंगे 2.5 सब यूनिट, और ये सब यूनिट जो है आपका वो बधिरांधता और बहुदिव्यांगता पर आधारित है, जिसके बारे में हम यहाँ पे पूरा डिटेल से जानेंगे इन दिव्यांगताओं के बारे में कि ये दिव्यांगताएं हैं क्या और इनमें कौन कौन सी दिव्यांगताएं आपके शामिल हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख सकते हैं अपने टॉपिक के अनुसार बधिरांधता से संबंधित काफ़ी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बधिर अंधेपन से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपको इसके बारे में लिखना होगा। डेफ ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक्सप्लेन करना है इसको। फिर डेफ ब्लाइंडनेस के कारण क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, डेफ ब्लाइंडनेस से बचने के सुझाव दीजिए, या फिर डेफ ब्लाइंडनेस को परिभाषित कीजिए। बधिर अंधेपन, जिसको डेफ ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इससे पीड़ित जो बच्चे हैं उनके सामने आने वाली जो चुनौतियां होती हैं, बाधाएं होती हैं, उसको आप बताइए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे बधिरांधता यानी कि डेफ ब्लाइंडनेस। डेफ ब्लाइंडनेस जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 2004 के अनुसार इसकी जो परिभाषा दी गई है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। बधिरांधता का तात्पर्य होता है कि सहवर्तित श्रवण या दृष्टि अक्षमता से, यानी कि इसमें दो दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है, श्रवण और दृष्टि, यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट और आपके ब्लाइंडनेस, दोनों कैटेगरी को इसमें लिया गया है, जिसके एक साथ होने से ऐसी संप्रेषण तथा अन्य विकासात्मक एवं शैक्षिक जरूरतें गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं। यानी कि इन दोनों में से कोई एक आपके रहेगा ही। इसके साथ या तो आप में इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो सकता है, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, या डेवलपमेंटल कोई स्थिति ऐसी बन सकती है जिसमें बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं देखा जा सकता है। तो ये चीज़ें अगर शामिल हो रही हैं, चाहे जिसके साथ, चाहे वो ब्लाइंडनेस के साथ में, चाहे वो हेयरिंग के साथ में, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेफ ब्लाइंडनेस बोलेंगे। वे ना तो बधिर बच्चों के विशेष शिक्षा कार्यक्रम के साथ और ना ही दृष्टिहीन बच्चों के विशेष शिक्षा कार्यक्रम के साथ पूरी तरह समायोजित किए जा सकते हैं। यानी कि उनको हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से आपके श्रवण बाधित हैं, उसके साथ साथ इनको बौद्धिक दिव्यांगता है, या इन्हें हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ब्लाइंडनेस के साथ साथ इनको बौद्धिक दिव्यांगता है। यानी कि दोनों चीज़ें एक ही बच्चे में पाई जाती हैं। या तो बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होगा, उसके साथ साथ उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम भी होगा, मेंटल रिटार्डेशन भी होगा, उसको मेंटल इलनेस भी हो सकता है, और उसको सीपी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इस तरीके से एक दिव्यांगता के साथ में अगर आपके एक से अधिक दिव्यांगताएं जुड़ रही हैं, या फिर अदर कोई दिव्यांगता जुड़ रही है उस बच्चे में, देखने को मिल रहा है कि एक दिव्यांगता के साथ में दूसरी दिव्यांगता भी शामिल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डेफ ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और ये जो आपका डिफिनीसन दिया गया है, ये आपके यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 2004 के अनुसार बताया गया है। अब हम बात करेंगे अनवेल ग्राहम एवं गोएट्स 1994 के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है। तो इन्होंने ये कहा है कि बधिरांधता एक शिक्षार्थी के 2 से 3 प्रमुख संवेदनाओं, जिसमें आपके क्या क्या शामिल हो सकता है, दृष्टि, श्रवण और गंध, इसको ये प्रभावित करती है। ऐसे में आवश्यक है कि वह वातावरण से सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए प्रभावित संवेदनाओं स्वाद, स्पर्श और गति का उपयोग करें। यानी कि आप जानते हैं कि हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ये हमारे अंदर क्या क्या करते हैं ये आप जानते हैं। किसी से हम देखते हैं, किसी से हम सुनते हैं, किसी से हम सूंघते हैं, और किसी से स्पर्श करते हैं, और
किसी से हम गति करते हैं या स्वाद का पता लगाते हैं। तो ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिनके माध्यम से हमारा जो डेली एक्टिविटी होता है, उन सभी एक्टिविटी में इन सभी ज्ञानेंद्रियों का हमारा उपयोग होता है। अगर इसमें से कोई भी एक ज्ञानेंद्रिय आपकी डैमेज हो रही है या फिर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है जन्म से ही, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी ज्ञानेंद्रियों का अपने यहाँ पे उपयोग करना होता है। ये यहाँ पे बताया गया है। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट के बारे में। इसके अनुसार हम परिभाषा देंगे डेफ ब्लाइंडनेस की। तो शब्द डेफ ब्लाइंडनेस जो होता है, इसका अर्थ होता है कि श्रवण एवं दृष्टि अक्षमता का होना, जो संयुक्त रूप से गंभीर संप्रेषण तथा अन्य विकासात्मक एवं अधिगम आवश्यकताएं पैदा करती हैं। उन्हें श्रवण अक्षम, दृष्टि अक्षम एवं गंभीर अक्षमता से ग्रसित बच्चों के साथ उपयुक्त तरीके से विशेष शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है, जब तक कि वे दो सहकारी क्षमताओं से संबंधित शैक्षिक जरूरतों हेतु सहयोग प्रदान उन्हें ना किया जाए। यानी कि इन बच्चों में अगर डेफ ब्लाइंडनेस है, कोई भी बच्चा है डेफ ब्लाइंडनेस है और उसमें एक से अधिक जो दिव्यांगताएं आपकी पाई जा रही हैं, तो उसमें आपके ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि उसे हम एक दिव्यांगता के साथ में जोड़ करके हम उसे शिक्षित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें और भी कार्य करने होते हैं और भी सहयोग देने होते हैं। अब हम बात करेंगे बधिरांतता के कारण की। तो डेफ ब्लाइंडनेस के बहुत से कारण होते हैं, जिसको 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक तो होता है जन्म से पूर्व, एक होता है जन्म के समय और एक होता है जन्म के उपरांत। तो जन्म के पूर्व क्या क्या कारण हो सकते हैं? इस अवस्था में बालक के जन्म के पूर्व की जो स्थिति होती है उसके बारे में बताया गया है कि जब बच्चा यहाँ पे माँ के गर्भ में पल रहा होता है, तो माँ के गर्भ में जब वो पल रहा होता है बच्चा, तो उस दौरान अगर माँ मादक पदार्थों का सेवन कर रही है, सिगरेट, बीड़ी या फिर वो नशीली पदार्थों का सेवन कर रही है, साथ ही साथ मादक पदार्थ यानी कि शराब पी रही है, तो इससे भी बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके साथ ही बच्चे में ये भी देखा जाता है कि अगर माँ उस दौरान संतुलित आहार का सेवन नहीं कर रही है तो भी बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। बच्चा बाद में डेफ ब्लाइंडनेस का शिकार हो सकता है। संतुलित आहार का न करना, फिर समय समय पे डॉक्टर को न दिखाना और डॉक्टर के बिना सलाह के ही दवाओं का सेवन कर लेना और एक ही रक्त समूह में शादी करना, या कह लीजिए कि जैसे मुस्लिम परिवार में क्या होता है, जैसे फूआ के लड़के से, मामा के लड़के से शादी हो जाती है तो वो एक ही ब्लड ग्रुप होता है, तो उस ब्लड ग्रुप का भी काफ़ी असर देखने को मिलता है बच्चों में कि उससे बच्चों में डेफ ब्लाइंडनेस की जो संभावना होती है वो लगभग बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चे भी डेफ ब्लाइंडनेस होते हैं अगर जन्म के पूर्व कोई सावधानी ना बरती जाए और लापरवाही के साथ में अगर माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है तो बच्चे में कोई ना कोई दिव्यांगता तो आनी ही तय है। अब हम बात करेंगे जन्म के समय। तो जन्म के समय इस अवस्था में बालक के साथ में क्या हो सकता है, इस समय अगर प्रशिक्षित दाई जो नर्स होती हैं, जो ट्रेनिंग नहीं ली रही होती हैं, अगर उनके द्वारा प्रसव कराया जा रहा है तो भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। सर दब सकता है उसका, या फिर कह लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है या औजार के माध्यम से कहीं चोट लग जा रही है तो भी बच्चे को कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलती है। और जन्म के समय यदि उसका जो नाभिनाल या अपरा बोलते हैं जिसको, अगर वो उसके गले में लिपटा हुआ है तो भी बच्चे को समस्या हो सकती है। अब जन्म के उपरांत तो आप लोग जानते ही हैं इस समय क्या क्या हो सकता है। इस समय बच्चों में आप देखेंगे कि बच्चे दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं और बच्चों में आप देखेंगे कि अगर कहीं उनको निमोनिया जैसे बुखार वगैरह पकड़ ले रहे हैं तो भी बच्चे में दिव्यांगता आ सकती है। तो ये होता है जन्म के पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद का पूरा यहाँ पे आपको बताया गया। बुखार से पीड़ित हो सकते हैं, पीलिया से पीड़ित हो सकते हैं, टीबी हो सकता है। तो अगर ऐसे रोग हो जा रहे हैं और उसका इलाज टाइम पे नहीं हो पा रहा है या इलाज होने में जरा सा भी लापरवाही हुई तो बच्चा डेफ ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में जा सकता है। अब हम बात करेंगे बधिरांतता
बधिरांधता के रोकथाम की। तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए क्या होता है कि हियरिंग एड का उपयोग किया जाता है। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, सुनने में उन्हें समस्या होती है, तो अच्छी गुणवत्ता वाला सहायक उपकरण यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि हियरिंग एड, इसको अगर लगाने से बच्चे को बाहर की जो ध्वनियाँ होती हैं वो स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। दूसरा है संवाद से समर्थन। बधिर जो बच्चे होते हैं उन व्यक्तियों के लिए भाषा चिकित्सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे, और इन व्यक्तियों को ध्वनियों को सही तरीके से उच्चारित करने के लिए यहाँ पे उनको बार बार संवाद कराया जाता है। उसके बाद सामाजिक और आत्मविश्वास के साथ में काम करना। बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है। जो बच्चे दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, अक्सर देखा जाता है उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर आप अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं बच्चे को, तो फिर समस्या ऐसी नहीं आएगी। बच्चे में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसको समाज से अगर लड़ने की क्षमता दी जाए, घर में परिवार में उसे सपोर्ट दिया जाए, तो वो भी बच्चा आगे बहुत कुछ कर सकता है। समर्थन व समूहों का चयन। ऐसे में कुछ लोगों का होना ज़रूरी होता है कि जैसे बच्चे को वो समय समय पे समर्थन देते रहें, मोटिवेट करते रहें हर कार्य के लिए। तंत्रिका चिकित्सा। बच्चे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है या बच्चे को और समस्या हो रही है, तो उसको कोलिकर प्रत्यारोपण भी दे सकते हैं। जो बधिरांत बच्चे होते हैं इनको सुनने में समस्या होती है, तो फिर आप जानते हैं हियरिंग एड का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से उन बच्चों को चिकित्सा के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है, उपकरण वगैरह प्रदान किया जा सकता है। उनको सहायता और समर्थन की भी ज़रूरत होती है। समय समय पे आप उनकी सहायता करें, समर्थन दें, साहस बढ़ाएं उनका, ताकि वो भी अच्छे से कार्य कर सकें, और उनमें अगर दिव्यांगता आ ही गई है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ सुधार हो सके। अब हम बात करेंगे प्रकार की यहाँ पे। तो डेफ ब्लाइंडनेस के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है कि टोटली संपूर्ण बधिरांता, यानी कि टोटली डेफ ब्लाइंडनेस। एक होता है कि यहाँ पे आंशिक बधिरांतता, कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो इसमें व्यक्ति के सुनने व देखने की कोई भी शक्ति नहीं होती है। ना तो बच्चा इसमें सुन सकता है और ना ही बच्चा इसमें देख सकता है। बधिरांतता में यही होता है कि बच्चा बधिर के साथ साथ अंधता, यानी कि बधिरांतता का मतलब ही होता है बधिर प्लस अंधता, यानी कि बधिर प्लस अंधता। अब बधिर का मतलब होता है बच्चे का ना सुनना, यानी कि बच्चा सुन नहीं पाता है, कान से प्रॉब्लम है, उसे हियरिंग का प्रॉब्लम है। अंधता का मतलब बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दोनों अगर यहाँ पे अनुपस्थित हैं तो वो बच्चा बधिरांतता की कैटेगरी में आएगा। लेकिन आंशिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, या तो कुछ देखने की शक्ति बची होती है या कुछ सुनने की शक्ति बची होती है, या दोनों में ही। कुछ बच्चा सुन भी सकता है, कुछ बच्चा देख भी सकता है, ये दोनों शक्तियाँ उसकी थोड़ी थोड़ी बची होती हैं। आगे इनके सामने आने वाली चुनौतियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो जो बहरेपन और अंधेपन से पीड़ित होते हैं बच्चे, उनको देखने सुनने में तो समस्या होती ही है, ये सारी कमियां आप देखते ही हैं। लेकिन इन सभी कमियों को लेकर के उनके दैनिक जीवन में काफ़ी कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे वे स्वयं के डीएलएस के कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। साथ ही साथ जैसे कि संचार है, शिक्षा है, सामाजिक संपर्क है, या फिर उनके चलने फिरने की समस्या देखने को यहाँ पे मिलती है कि वो एक स्वतंत्र रूप से फ्रीडम होकर के वो कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है संचार बाधाएं। संचार बाधाओं का मतलब ये होता है कि मानवीय संपर्क जो होता है या उससे भी ये दूर होते हैं, और ये बच्चे लगभग इनका जो बधिर और अंधे बच्चे होते हैं, यहाँ संपर्क स्थापित करने में ही इनको पहली समस्या देखने को मिलती है। और इनकी बोली जाने वाली भाषा, ओठ पढ़ना या मानक सांकेतिक भाषा अक्सर सब लोग नहीं जानते हैं, तो इनको लगभग वहाँ पे समस्या देखने को मिलती है। और इनको एक भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा भी सीखनी होती है। जैसे कि बच्चा अगर सुन नहीं पाता है तो उसका बॉडी डेवलप नहीं हो पाएगा, सुन नहीं पाएगा तो उसे साइन लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा दूसरों से संचार करने के लिए।
और बच्चा अगर देख भी नहीं पा रहा है तो फिर यहाँ पे क्या समस्या होगा, तो यहाँ बच्चे को ब्रेल पढ़नी पड़ेगी। तो ये दोनों ही जो कौशल सीखने होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, तो इसमें बच्चों को काफ़ी कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शैक्षिक चुनौती की बात करते हैं तो शैक्षिक परिवेश में बधिर या अंधे जो बच्चे होते हैं इनको काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर इन बच्चों द्वारा अनुभव की जाने वाली जो उनकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनमें काफ़ी कुछ कमियां देखने को मिलता है। ये अक्सर उतना अच्छे से कार्य नहीं करती हैं जितना एक सामान्य बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कार्य करती हैं। तो इससे उनको पढ़ने लिखने में दोनों में काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। सामाजिक संपर्क और अलगाव की बात करते हैं। ये बच्चे स्वयं में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होते हैं और दोहरी जो दिव्यांगता होती है वो इनमें पाई जाती है, जिसके कारण ये अपने साथियों से बातचीत करने में और संबंध बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। इससे क्या होता है कि वो उनसे थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं। अक्सर चेहरे के हाव भाव व आवाज़ के लहजे के माध्यम से व्यक्त किए जाने वाले जो संकेत होते हैं उसको समझना इनको काफ़ी मुश्किल होता है और ऐसे में ये गलतफहमी का भी शिकार हो जाते हैं, कुछ कुंठा के भी शिकार हो जाते हैं। इन्हें ये लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये सभी समस्याएं देखने को मिलती हैं। आप बाहर समाज में निकलेंगे तो ऐसे बच्चे आपको मौजूद मिलेंगे और उनके साथ में ये सारी समस्याएं होती ही हैं। बाकी स्वतंत्र रूप से इन्हें वातावरण में चलने में भी समस्या होती है, इसलिए इनको बाधा मुक्त वातावरण अगर दिया भी जाए तो भी इन्हें कहीं ना कहीं तो समस्या मिलती है। आप कहाँ कहाँ इनको बाधा मुक्त वातावरण दे सकते हैं, तो मार्केट है या फिर स्कूल जाना हुआ या घर से बाहर कहीं और जाना हुआ, तो फिर हर जगह आप बाधा मुक्त वातावरण इनको नहीं दे सकते हैं। जानकारी प्राप्त करना तो बधिर बच्चे जो होते हैं इन बच्चों के लिए जानकारी तक पहुंच जो होता है स्वाभाविक रूप से सीमित होता है और दृष्टि और श्रवण के माध्यम से इनको सारी चीज़ें जानकारी के रूप में दी जाती हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं अगर बच्चा देख भी नहीं पा रहा सुन भी नहीं पा रहा तो उसको कोई भी जानकारी देना काफ़ी टफ होता है। तो इसी के साथ में हमारा ये बधिरांतता का पार्ट समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे इसी में बहुदिव्यांगता की, क्योंकि हमारा ये सब यूनिट है और 2.5 जिसमें आपके डेफ ब्लाइंडनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी दोनों के बारे में पूछा गया है। तो हम एक ही वीडियो में दोनों डिसेबिलिटी को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होता है, अब इसके सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे एनटीए के अनुसार। एनटीए 1999 में आया था, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये सीटेट वगैरह और टेट में भी पूछा जाता है। तो इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को प्रमाणित दिव्यांगता के साथ अन्य दिव्यांगता भी है तो उस व्यक्ति को बहुदिव्यांगता वाला व्यक्ति कहा जाएगा। 2 या 2 से अधिक दिव्यांगता के समायोजन को बहुदिव्यांगता कहते हैं। ये आप जानते ही हैं किसी भी चीज़ में अगर एक से अधिक दिव्यांगता शामिल हो गई तो वो मल्टीपल हो जाएगा और उसी को हम मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलेंगे। तो बहुदिव्यांगता जैसे कि पैराप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया या अन्य स्पास्टिक पैराप्लेजिया जैसे नामों से इसको जाना जाता है। इस प्रकार की शारीरिक दिव्यांगता इसमें होती है। ये आपके सीपी के पार्ट हैं जो आपके पैराप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया, स्पास्टिक है, ये सब इसमें आते हैं। आपके सीपी में 5 प्रकार के होते हैं आपके चिकित्सा के आधार पे और प्रभावित अंगों के आधार पे आपके 5 प्रकार होते हैं, चिकित्सा के आधार पे आपके 4 प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपके बहुदिव्यांगता में भी शामिल होती हैं जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है। अब हम बात करेंगे इसके कारण की। तो जन्म से ही एक दिव्यांगता होती है और एक इसमें भी वही होता है कि एक जन्म के समय और एक होता है जन्म के पूर्व, एक होता है जन्म के बाद। तो जन्म के पूर्व आप जानते ही हैं जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो माँ उस समय अगर किसी भी मादक पदार्थों का सेवन कर रही है, समय समय पे जांच नहीं करवा रही है, एक्सरे ज़्यादा करवा रही है, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं का सेवन कर रही है या फिर जोखिम भरे कार्य कर रही है, सीढ़ियाँ बार बार चढ़ना उतरना ये भी नहीं किया जाता है, उस टाइम पे भारी वजन नहीं उठाया जाता है, तो अगर ये इस टाइप के कोई भी कार्य वो कर रही है और इससे बच्चे के ऊपर अगर इफेक्ट जा रहा है तो कहीं ना कहीं बाद में फिर बच्चे में दिव्यांगता के रूप में वो आगे आता ही है।
चाहे वो बहुदिव्यांगता में शामिल हो जाए या बधिरांतता में या फिर अन्य कोई डिसेबिलिटी आ जाए। तो जन्म के पूर्व ही काफ़ी सावधानियां रखी जाती हैं। जन्म के समय क्या होता है, जो ट्रेंड होते हैं नर्स या दाई जो होते हैं उनके माध्यम से ही बच्चों का प्रसव कराया जाता है। उस समय औजारों के माध्यम से अगर आपने ज़रा सा भी सावधानी नहीं किया तो फिर इससे भी बच्चे को दिव्यांगता आ सकती है। ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होनी चाहिए उस टाइम पे। और जन्म के बाद की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे में अगर किसी भी प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है या फिर उसे ऐसे रोग हो जा रहे हैं जो लाइलाज हैं, तो इससे भी बच्चे में दिव्यांगता देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे बहुदिव्यांगता के रोकथाम की। तो रोकथाम में सबसे पहले सामाजिक जो आपका समर्थन है ये आपके शामिल होता है। इसमें आपके संगठन हैं या फिर समुदाय हैं, ये साथ मिल करके यहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं जो कि आपके समाज में ही होते हैं। ये बहुत दिव्यांग वाले बच्चों के लिए कार्य करते हैं। शारीरिक चिकित्सा, फिजिकल जो इनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, चाहे वो थेरेपी के रूप में हो या फिर उन्हें दवाओं के माध्यम से जो चीज़ें उनको दी जाती हैं वही आपके शारीरिक चिकित्सा है। इसमें बच्चों की मांसपेशियों को मजबूत बनाया जाता है, स्वस्थ बनाया जाता है ताकि उनके शारीरिक कौशल में सुधार हो सके। तंत्रिका दिव्यांगता के बारे में बताएंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, बच्चे को किसी भी प्रकार से उसमें और समस्याएं ना देखने को मिलें, जैसे कि दिल या फेफड़े उसके स्वस्थ हों, तो इससे हम उस बच्चे को सुरक्षा दे सकते हैं। आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाना होता है। स्वास्थ्य और आरामदायक जीवन शैली बच्चों को देनी होती है। तो अगर बच्चा स्वस्थ आहार ले रहा, व्यायाम कर रहा है, नियमित उसकी जांच हो रही है, उसके स्वास्थ्य में कितना इम्प्रूव हो रहा है, ये सभी चीज़ें अगर ध्यान दी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे में सुधार देखने को मिलता है। अब हम इसके प्रकार की बात करेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटी के। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आपके क्वाड्रिप्लेजिया आता है। क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के हाथ व पैर दोनों की जो अंगुलियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं। ये बच्चे अकेले खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं और अपना डीएलएस का कार्य कोई भी नहीं कर पाते हैं। अगला है हमारा ट्रिप्लेजिया, इसका कह सकते हैं त्रिप्लेजिया बोल सकते हैं इसको। तो त्रिप्लेजिया में आमतौर पर दोनों हाथ या फिर एक पैर इसमें प्रभावित होते हैं और इसमें भी बच्चे के जो डीएलएस कार्य होते हैं वो बाधित होते हैं। डाइप्लेजिया में आपके क्या होता है कि इसमें बच्चे के दोनों अंग प्रभावित होते हैं, यानी कि सीपी का पूरा लक्षण इसमें पाया जाता है बच्चे के अंदर। हेमीप्लेजिया में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के एक हाथ या एक पैर इसमें प्रभावित होता है। पैराप्लेजिया में दोनों पैर इसमें प्रभावित होते हैं और पॉलीप्लेजिया में आपके इसमें अगर आप देखेंगे तो बच्चों का डीएलएस का कार्य तो इसमें वैसे ही बड़ी मुश्किल से होता है और व्यक्ति के बहुत सारे अंगों में समस्या देखने को मिलती है। मोनोप्लेजिया में क्या होता है, इसमें जैसे कि एक हाथ या एक पैर इसमें प्रभावित होता है। तो ये सब इसमें आपके आते हैं बहुत दिव्यांगता के रोकथाम की बात अगर हम करते हैं तो ये सभी इसमें प्रकार की बात करते हैं तो ये सभी इसमें आते हैं और इसमें आपके और भी शामिल हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन 2 4 6 नाम अगर आपको याद है तो बहुत है। आप सबसे पहले तो जो सीपी है, सीपी को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जिसको सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं, अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर आपको समस्या नहीं होगी और आप बहुत दिव्यांगता के बारे में लिख ले जाएंगे। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप हमारे इस चैनल पे यूट्यूब चैनल यानी कि इस पर अगर आप पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और चैनल पर आपको दी गई जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 3.1 के साथ में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें
और इन्जॉय के साथ में पढ़ें। अब आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी नहीं करना, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं और एग्ज़ाम बेहतर तरीके से देंगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। फर्स्ट पेपर है, आपको कायदे से पढ़ना होगा क्योंकि पहला दिन होता है पेपर का, थोड़ा सा आप लोग भी नर्वस रहते हैं, तो पढ़ाई अच्छे से करिए आप लोग। बाय बाय, टेक केयर।